आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सोन में। देखिए दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे अगर उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग वो सॉल्व कर पाएँ। और कल जो इसके करंट अफेयर्स का डे फर्स्ट था उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए आप लोगों को थैंक यू। जितने भी लोगों ने मतलब देखा और शेयर किया, चाहे वो 200 लोगों ने देखा या फिर 300 लोगों ने, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको अच्छा सपोर्ट किया और ऐसे ही कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का जो एफसीआई का एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो पाए, किसी को कोई डाउट्स ना रहे और सिलेक्शन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले पाएँ। तो फिर चले बिना किसी टाइम इसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यार, इतने लोग देखते हैं। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटिन्यू करंट अफेयर्स या फिर जो वेरियस और सब्जेक्ट हैं वो कंटेंट बनाने के लिए टाइम निकाल पाऊँ और कंटिन्यू आप लोग को जो भी है कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि बाल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल बाल दिवस मनाया जाता है ना। दूसरा नंबर का कथन है बाल दिवस भारत में पहली बार 20 नवंबर 1956 को सार्वभौमिक बाल दिवस यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के साथ मनाया गया था। क्या इसके लिए कथन पहला ही सही है या फिर कथन दो सही है या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। देखिए 14 नंबर को आप सभी को पता है कि पंडित जवाहर जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी जयंती की, है ना, उनको याद करने के लिए जो उनका जो उनका बर्थडे होता है उनको सेलिब्रेट किया जाता है ना। और उसके बाद है कि देखिए 20 नवंबर 1956 को, है ना, जो सार्वभौमिक यानी कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, 1956 में 20 नवंबर 1956 को यहाँ पे बाल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना, जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल बाल दिवस मनाया जाता है ना। जो चिल्ड्रन डे को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें इनका उद्देश्य वगैरह भी मैंने इंक्लूड कर दिया है ना। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ओके। और सो आज का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है विश्व मधुमेह दिवस 2021-23 का विषय डायबिटीज़ केयर तक पहुंच है। या दूसरा कथन है ना, दूसरा कथन आप लोग पढ़ सकते हैं वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में नामित किया। तो इसके लिए कथन आपको बताना है क्या केवल कथन ए सही है या फिर केवल कथन दो सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो कथन एक है विश्व मधुमेह दिवस 2021 से 23 का विषय डायबिटीज़ केयर तक पहुँच है, केवल यही वाला कथन जो है सही है ना। अभियान का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इससे पहले आपको ये एक चीज़ और पता होगा कि 14 नवंबर, है ना, 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में मतलब पूरे वर्ल्ड में, है ना, जो विश्व मधुमेह दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभियान इसका था, है ना, अभियान का उद्देश्य मधुमेह से पीड़ित लोगों का समर्थन करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ 23 का जो विषय है डायबिटीज़ केयर तक पहुँच है। उसके बाद 2007 में महासभा ने 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में नामित करते हुए संकल्प को अपनाया है। इसके बाद उससे रिलेटेड और फैक्ट है जो कि आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे मिल जाना है ना। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है रानी कमलापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है रानी कमलापति 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 है कि हाल ही में भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है ना। तो इसके लिए क्या
कथन ए सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत है ना। तो इसका ऑप्शन है ना, तो आइए फिर जानते हैं इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है, यानी कि जो कथन एक है कि रानी कमलापति 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। अब आइए जानते हैं। देखिए, हाल ही में भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से निजी भागीदारी के साथ इस स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है ना। बाकी और सारा जो डिटेल दिया गया है आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, गला अभी भी थोड़ा सा बैठ गया है सुबह सुबह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे बोलूँ, आपको सारे कंटेंट आराम से और बिना किसी तकलीफ के आपको पहुँचा सकूँ। खैर बहरहाल ये सब चीज़ बात करने का भी वक्त नहीं है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो रानी कमलापति है ना, रानी कमलापति, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो हिस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अच्छा हेल्पफुल हो सके। ओके, सो यहाँ पे आज का चौथा नंबर का सवाल है, वांगला महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, यह हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। कथन दो है, त्यौहार का पहला दिन कक्कट नामक समारोह के साथ मनाया जाता है, जो गांव के मुखिया के घर में किया जाता है। आपको बताना है कि इसके लिए कथन एक सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन, या फिर जो कोई भी कथन है वो, यानी कि सारे के सारे कथन गलत हैं। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। यह हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेघालय राज्य के वांगला के 44वें संस्करण को मनाया, है ना, मतलब मेघालय ने वांगला के 44वें संस्करण को मनाया। 100 ड्रम महोत्सव का त्यौहार शुरू हुआ, है ना। यहाँ पे अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। यह गारो जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है, जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वांगला महोत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है ना। तो देखिए, गारोस महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, मतलब वांगला त्यौहार जो है ना वांगला महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है, और ये एक गारो जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है, जो कि फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। ओके, आई होप ये जानकारी आप लोग को नई मिली होगी और अच्छी भी लगी होगी। सो और यहाँ पे और दिए गए, आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको, है ना। आज का 5वां नंबर का सवाल है, सिटी टेली, है ना, सिटीज़न टेली लॉ मोबाइल ऐप, है ना, सिटीज़न टेली लॉ मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। और ऑप्शन नंबर दो, मतलब कथन नंबर 2 है, कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक विशेष लॉगिन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए आपको बताना है क्या कथन एक सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर सारे कथन गलत हैं, है ना। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं, है ना। यह ऐप लाभार्थी को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले वकील के पैनल से जोड़ेगा, और साथ ही साथ कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक विशेष लॉगिन सप्ताह भी आयोजित करेगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में और दिया गया, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। और आज का 6वां नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, इन्हें धरती आबा, है ना, इन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। और कथन नंबर 2 है, उन्होंने बिरसा धर्म की शुरुआत की और इस धर्म के अनुयायियों को बिरसाइत कहा जाता है। आपको बताना है कि इसके लिए कथन एक सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर सारे के सारे कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा, है ना। 15 नवंबर
15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आई होप ये आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए वर्ष 2000 में उनके जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा एक लोक नायक और मुंडा जनजाति के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशक के अधीन बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जो आंदोलन है उनका नेतृत्व किया था। ओके, अब यहाँ पे इन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बिरसाइत जनजाति के बारे में यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। सो हमारा आज का 7वां नंबर का सवाल है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। देखिए, जो पीडीएफ के पढ़ेंगे वहाँ पे जो बैक साइड में जो इसके पिछला जो मैंने आपको बताया वो उसके पढ़ने के बाद आपके आधे से ज़्यादा जो मुंडा विद्रोह है या फिर बिरसा मुंडा है उनके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सो आज का 7वां नंबर का सवाल है कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है कि इस विद्रोह का नेतृत्व रांची के दक्षिण में सिंधु और काहू भाइयों ने किया था। कथन 2 है कि इस विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकार को एक कानून बनाने और लागू करने पर विवश कर दिया ताकि दीकू लोग आदिवासियों की भूमि आसानी से नहीं हथिया सके। आपको बताना है कि इसके लिए क्या केवल कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर सारे कथन गलत हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो केवल कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। इस विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकार को एक कानून बनाने और लागू करने पर विवश कर दिया ताकि लोग, है ना, ताकि दीकू लोग आदिवासियों की भूमि को आसानी से हथिया ना सके। ओके, अब यहाँ पे उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक है ना। इस विद्रोह का नेतृत्व 1899 से लेकर 1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने किया था। इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के लोगों की दुर्दशा के लिए निम्नलिखित कारणों को चिन्हित किया गया था। पहला कि अंग्रेज़ों की भूमि नीतियां उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और बाकी हिंदू जमींदार और साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। मिशनरियों द्वारा उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना की जा रही थी। ठीक है, अब मुंडा विद्रोह का यहाँ पे मुंडा विद्रोह का क्या महत्व था, है ना, उस टाइम पे उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का 8वां नंबर का सवाल है नोरो वायरस, है ना। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। आपको बताना है कि नोरो वायरस के बारे में यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट रखा है आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट क्वेश्चन से सही बैठता है। पहला स्टेटमेंट है नोरो वायरस डायरिया फैलाने वाले रोटा वायरस के समान एक संक्रामक बग है ना। और कथन 2 है कि नोरो वायरस 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहने में सक्षम है। तो आपको बताना है इसके लिए क्या कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर सारे कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है। नोरो वायरस डायरिया फैलाने वाले रोटा वायरस के समान ही एक संक्रामक बग है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि हाल ही में केरल के वायनाड जिले में कम से कम 13 लोग नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए। राज्य सरकार द्वारा लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ नोरो वायरस क्या है। नोरो वायरस डायरिया फैलाने वाले रोटा वायरस के समान एक बग है। यह जठरांत्र संबंधी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं का एक समूह होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह नोरो वायरस रोग पेट और आंतों की सूजन के प्रकोप से संबंधित सबसे आम रोगजनक है ना। उसके बारे में और यहाँ पे दिया गया है, आप लोग उसके रोकथाम और लक्षण को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का 9वां नंबर का सवाल है। 9वां नंबर का सवाल है भू प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है भू प्रजातियां आमतौर पर खेती की जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रकारों को संदर्भित करती हैं। उसके बाद दूसरा कथन है हाल ही में राही बाई, है ना, राही बाई पोपेर
को गांव स्तर पर सैकड़ों भू प्रजातियों को बचाने में मदद करने हेतु किए गए कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है ना। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्या पहला कथन ए सही है, या फिर कथन 2 सही है, या फिर कथन मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो कथन बिल्कुल पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि भू प्रजातियाँ लैंडस्केयर्स आमतौर पर खेती की जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रकारों को संदर्भित करती है ना। यहाँ पे देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर के ओकोले तालुका के निवासी राहीबाई पोपरे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राहीबाई पोपरे को सिडमदर है ना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गांव स्तर पर सैकड़ों भू प्रजातियों आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों को बचाने में मदद करने हेतु किए गए कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल रहा होगा। अब देखिए, भू प्रजातियाँ क्या होती हैं उनके बारे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज का तो हम लोग चलते हैं आज के अंतिम सवाल पे, है ना। कैसर ए हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कि पहला कथन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैंसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। या फिर कथन 2 है कि कैंसर ए हिंद का शाब्दिक अर्थ भारत का सम्राट है ना। तो आपको बताना है कि इसके लिए कथन 1 सही है, या फिर कथन 2 सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर सारे को यानी कि और ऑप्शन नंबर 4 है कि सारे के सारे कथन गलत हैं, है ना। तो जो इसका सही आंसर है कथन नंबर 2 है ना। कथन नंबर 2 है कि कैंसर ए हिंद का शाब्दिक अर्थ भारत का सम्राट होता है। अब देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैंसर ए हिंद को राज्य की तितली के रूप में मंजूरी दी है। कैंसर ए हिंद का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। वैज्ञानिक टीनो पालस है ना, टिनोलपस इम्पीरियलिस्ट है ना। अब पर्यायवास यहाँ पे दिया गया है ना। पर्यायवास या दुर्लभ और स्वेलोटेल तितलियों में से एक है जो मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में पाई जाती है ना। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको इमेज दिखा देता हूँ मैं तितली के बारे में। तो ये है भाई जिसके बारे में अभी ये हाल ही में चर्चा है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इमेज है। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपके मन में और कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं और शाम की क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।